स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि हम करंट इशू पे भी टॉपिक जो करंट के इशू हैं जो वर्तमान में चर्चा में रहते हैं उन पर भी वीडियो लाते रहेंगे। उसी क्रम में जैसे टॉपिक वाइज हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं और मेंस के पर्पज़ से भी और पीटी के पर्पज़ से भी चीज़ों को कवर किया जा रहा है आईएएस और पीसीएस के लिए, मेंस एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम के लिए। तो उसी क्रम में आज जो अपना वीडियो है वो है आपके पास आईएएस कैडर रूल अमेंडमेंट बिल 2021, यानी केंद्र सरकार आईएएस कैडर रूल आपके पास अमेंडमेंट एक्ट जो है या आईएएस कैडर रूल अमेंडमेंट बिल 2021 ला रही है। और उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चेंज होंगे, कैसे स्टेट और सेंटर के मध्य मतभेद की स्थिति पैदा होगी और कैसे सिविल सर्विस क्वालिफाई जो लोग होते हैं, जो आईएएस और आईपीएस अफसर होते हैं, उनके मध्य कैसे एक मतलब सिविल सर्विस के प्रति आकर्षण कम होगा और कैसे वो अपने आप को बिना इच्छा के मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बुलाए जाने पर महसूस करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है नहीं। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा आपके पास कि आईएएस कैडर रूल अमेंडमेंट बिल 2021 में इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एक हम वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। एक है डेपुटेशन। डेपुटेशन वर्ड है क्योंकि इसमें बार बार आएगा ये शब्द, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो डेपुटेशन वर्ड क्या होता है कि जब कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर मतलब किसी अन्य कैडर में मतलब अपने कैडर से किसी अन्य कैडर में जाता है और जॉब करता है तो उस चीज़ को कहा जाता है डेपुटेशन। यानी कि आपके पास जब कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारी अपने कैडर को छोड़कर दूसरे किसी अन्य कैडर में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो या फिर किसी दूसरे स्टेट में या फिर पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं उसमें अगर वो जॉब करने के लिए जाता है किसी निश्चित समय के लिए, तो उसी को कहा जा रहा होता है डेपुटेशन। तो डेपुटेशन वर्ड आपको पता चला। अब हम आगे बात करेंगे डेपुटेशन के संदर्भ में अभी तक जो आपके पास स्थिति क्या थी, अभी तक कैसा सारी चीज़ें हो रही थी। तो आपके पास एक जो रूल 6 है, ठीक है नहीं, जो आईएएस कैडर से संबंधित एक रूल है आपके पास 6, जो आईएएस कैडर आपके पास से संबंधित एक 1954 का एक्ट है। आईएएस कैडर से संबंधित 1954 का जो एक्ट है, 1954 का एक्ट, ठीक है नहीं, उसका जो रूल आपके पास 6 है, उसके अधीन अभी तक क्या चीज़ें होती थी जो आईएएस कैडर अधिकारी से संबंधित मामलों में, कि अगर कोई भी अधिकारी अपनी इच्छा से डेपुटेशन पे जाना चाहता है तो वो क्या काम करता था, अभी तक मतलब राज्य सरकार से अपनी इच्छा जाहिर करता था। अगर वो किसी राज्य सरकार के कैडर में है आपके पास या अपने पसंदीदा कैडर, आप जानते होंगे आईएएस के एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद ट्रेनिंग से पहले ही आपके पास कैडर मिल जाता है लोगों को, ठीक है नहीं, उनका जो पेरेंट्स कैडर होता है और वहाँ जाकर वो अपनी सेवा दे रहे होते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी तक जो स्थिति थी आपके पास आईएएस कैडर का जो डेपुटेशन से संबंधित एक्ट था 1954 का, उसमें रूल जो 6 है वो ये कहता था अगर कोई भी अधिकारी अपनी इच्छा से किसी अन्य कैडर में जाना चाहता है या किसी आपके पास अन्य कैडर में कुछ टाइम के लिए, निश्चित टाइम के लिए अगर जाना चाहता है तो वो अपनी मंशा जाहिर करेगा स्टेट गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, डेपुटेशन पर जो भी अधिकारी जाना चाहते हैं उनकी एक सूची तैयार करेगी और उनकी सूची तैयार करने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ वो डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं या किसी अदर स्टेट में जाना चाहते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को वो सूची दे देगी। तो उसके बाद क्या होता था कि जैसे केंद्र सरकार में अगर कोई अधिकारी जाना चाहता है तो केंद्र सरकार उस सूची में से अधिकारियों को खुद देखता था कि हाँ इन अधिकारियों को हम डेपुटेशन पे बुलाना चाहते हैं, और फिर राज्य सरकार से बोलता था कि आप इन अधिकारियों को रिलीव कर दीजिए, ठीक है नहीं। तो और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसे रिलीव कर देती थी और वो अधिकारी एक निश्चित टाइम के लिए डेपुटेशन पे चला जाता था। तो अभी तक जो आपके पास आईएएस कैडर से डेपुटेशन से संबंधित जो एक्ट है 1954 का, उसका जो रूल 6 है वो अभी तक ये कहता है। एक बार मैं फिर बताता हूँ कि जो भी अधिकारी डेपुटेशन पर जाना चाहेगा वो अपनी इच्छा जाहिर करेगा अपने कैडर की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उससे। स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट जारी मतलब बनाएगी उनकी, और सेंटर में अगर कोई जाना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी या किसी अन्य स्टेट में जाना चाहता है तो उसे भेजेगी सूची वहाँ की गवर्नमेंट को। और उसके बाद
जैसे ही स्वीकृति मिल जाती है, जो स्टेट या सेंटर जिन जिन अधिकारियों को डेपुटेशन पे लेना चाहता है तो वो उस स्टेट गवर्नमेंट से शेयर कर देता है और स्टेट गवर्नमेंट उन अधिकारियों को रिलीव कर देती है। तो अभी तक मामला ये था। लेकिन आपने देखा होगा अभी पीछे एक घटना घटी थी, जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी के अध्यक्ष, ये जब बंगाल दौरे पर गए थे, जब वहाँ चुनाव हो रहा था, तो वहाँ उनकी जो गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई थी। तो उस संदर्भ में जो उनकी सुरक्षा को लेकर आपके पास अधिकारी थे, तो केंद्र सरकार ने उन अधिकारियों को एक प्रकार से पनिश करने के लिए डेपुटेशन पे बुलाया था, ठीक है नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट से कहा था कि आपने रिलीव कर दीजिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उस चीज़ को मना कर दिया था। तो अभी तक स्थिति यही थी कि डेपुटेशन से संबंधित अगर कोई भी मामला है, केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार से कहती है और राज्य सरकार उस चीज़ के लिए एग्री नहीं, तो राज्य सरकार मना भी कर सकती है। तो अभी तक व्यवस्था ये थी। तो ममता बनर्जी की सरकार ने उन अधिकारियों को डेपुटेशन पे नहीं भेजा था, ठीक है नहीं। तो इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए अब केंद्र सरकार IAS कैडर रूल अमेंडमेंट बिल 2021 लाने जा रही है। और इस बिल में क्या क्या प्रावधान है हम इनके बारे में देखते हैं, और ये कैसे IAS की जो सिविल सर्विस का आपके पास एग्जाम है वो उसे कैसे ये कम आकर्षित बनाएगा, यानी कि UPI जो सिविल सर्विस की सेवा होती है उसे कैसे कम आकर्षित बनाएगा, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के मध्य ये मतभेद को उत्पन्न करेगा, और कैसे ये संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस बिल के बारे में हम ये बात करेंगे, क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, या आप जब जानोगे तो आप खुद भी समझ जाओगे, या क्या यहाँ से इशू आएंगे निकल कर, ठीक है नहीं। तो ये IAS कैडर रूल अमेंडमेंट बिल 2021, इसमें क्या पॉइंट है मैं संक्षेप में आपको पॉइंट बता रहा हूं कि पहला जो पॉइंट है वो ये है आपके पास, यदि राज्य ऑफिसर को निश्चित समय के लिए रिलीव नहीं करता है, यानी कि अगर केंद्र सरकार ये तय करेगी, पहले तो इसमें बिल में ये बात है कि केंद्र सरकार जिन ऑफिसर को बुलाना चाहती है डेपुटेशन पर, अगर राज्य उन्हें एक निश्चित समय के अंदर रिलीव नहीं करता है तो केंद्र सरकार उसकी रिलीविंग का आदेश जारी कर सकती है। यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी केंद्र सरकार की खत्म हो जाएगी। अगर एक टाइम लिमिट में स्टेट गवर्नमेंट उन अधिकारियों को रिलीव नहीं करती है जिन्हें केंद्र डेपुटेशन पर बुलाना चाहता है, तो फिर केंद्र सरकार खुद ही आदेश जारी कर देगी, ठीक है नहीं, उनके डेपुटेशन का, रिलीव का। और दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि पहले राज्य सरकार ये तय करती थी कि हमारे यहाँ से कितने अधिकारियों को डेपुटेशन पे भेजना है, लेकिन अब केंद्र सरकार ये तय करेगी कि कितने अधिकारियों को डेपुटेशन पे बुलाना है या कितने लोगों को डेपुटेशन पे बुलाना है। दूसरा पॉइंट इसका ये है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर डेपुटेशन के मामले में, डेपुटेशन के संदर्भ में केंद्र और राज्य के मध्य मतभेद की स्थिति उभर कर आती है, तो इसमें जो आगे का निर्णय है और केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार मना कर देती है डेपुटेशन पे भेजने के लिए, तो मतभेद की स्थिति में आगे का निर्णय केंद्र सरकार लेगी और केंद्र सरकार राज्य सरकार से एक निश्चित टाइम में रिलीव के लिए कह सकती है। और अगर राज्य सरकार नहीं मानती तो सीधी सी बात है, केंद्र फिर रिलीव का आदेश जारी कर देगा। यानी कि यहां से कुल मिलाकर मतभेद की स्थिति में, जैसे यहां पे स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती थी, लेकिन यहां पर सीधा केंद्र के हाथ में अधिकार चला गया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर यहां से खत्म हो गई मना करने की। उसके बाद बिल का जो चौथा प्रावधान है, चौथा प्रावधान क्या कहता है कि अगर केंद्र चाहता है कि ऑफिसर पब्लिक इंटरेस्ट में ये ऑफिसर काम करें, तो केंद्र उन ऑफिसर को डेपुटेशन के लिए बुला सकता है या राज्य सरकार से कह सकता है कि आप एक निश्चित समय के अंदर इन अधिकारियों को रिलीव दे दीजिए, और क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने के लिए बेहतर अधिकारी हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी तो यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात चली है, लेकिन कहा जाता है कि केंद्र ऐसे अधिकारियों को जो राज्य सरकार के अंडर में काम करते हैं और केंद्र के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पनिश करने के लिए भी डेपुटेशन पर बुला सकती है। यानी कि यहाँ से राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। और उसके बाद अधिकारी की बिना इच्छा के, पहले क्या होता था, जो ये रूल 6 था, अधिकारी खुद इच्छा जाहिर करते थे डेपुटेशन पर जाने की, लेकिन अब बिना अधिकारी की इच्छा से केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो तय करे कितने नंबर को बुलाना है, और वो ही तय करेगी किस किस अधिकारी को पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने के लिए बुलाना है। तो यानी सारी पावर कहाँ चली जाती है, केंद्र सरकार के, मतलब आपके पास पक्ष में सारी पावर चली जाती है। अब ये जब सारी पावर केंद्र सरकार के पक्ष में चली जाएगी इस बिल को आने के बाद, तो उससे क्या क्या आलोचना उसकी होगी केंद्र सरकार की, या क्या क्या इशू आएंगे। तो पहला इशू तो यही आएगा कि भाई ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, ये जो बिल आ रहा है आपके पास संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार ये अपने अपने विषय में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च हैं और दोनों को संविधान से आपके पास शक्ति मिली है। राज्य
जो आपके पास केंद्र सरकार का ऑर्गन नहीं है, बल्कि दोनों को संविधान से शक्ति मिलती है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं, अपने अपने क्षेत्र के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत हैं। लेकिन यहाँ राज्य का जो मना करने का अधिकार था कि राज्य सरकार मना भी कर सकती थी, वो अधिकार यहाँ से छीन लिया गया है। तो इससे क्या होगा, मतभेद और ज़्यादा होंगे, जिससे संघीय ढांचा, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसे नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि पहले अधिकारियों की इच्छा होती थी डेपुटेशन पर जाने के लिए, लेकिन अब अधिकारियों को जब बिना इच्छा के डेपुटेशन पे बुलाया जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में केंद्र सरकार कह देगी आपको आना है, ठीक है नहीं, और राज्य सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप रहेगा नहीं, क्योंकि वो खुद ही आदेश जारी कर देगी केंद्र सरकार रिलीफ का। तो अगर आपके पास अधिकारियों को बिना इच्छा के बुलाया जाएगा, तो वो अधिकारी ना तो अपने मन से काम कर सकेंगे और सेवा के प्रति उनका जो एक अट्रैक्शन होता है, काम करने का एक जज्बा होता है, वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है नहीं। और एक तीसरा पॉइंट ये निकल कर आएगा, एक इशू ये बनेगा कि कोई अधिकारी अगर डेपुटेशन पर जाता है तो केंद्र सरकार क्या काम करती है, या बहुत सी सरकारें उसे पनिश करने के लिए छोटा पद दे देती हैं, या कोई ऐसा पद दे देती हैं जहां उसका कोई मतलब महत्व नहीं रह जाता पद का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई उसके लिए काम करने के लिए आपके पास काम नहीं होता अधिकारी के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, वो अधिकारी डेपुटेशन पर जाकर छोटे लेवल का एक एक संलग्न अधिकारी बनकर रह जाएगा, क्योंकि बड़ी जो जितने भी अधिकारी होते हैं, केंद्र सरकार उन्हें स्वैच्छिक रूप से नियुक्त करती है। संयुक्त सचिव तक के जो अधिकारी होते हैं केंद्र सरकार अपने आप नियुक्त करती है। तो ऐसे में डेपुटेशन से जो अधिकारी जाएंगे तो उसमें पनिशमेंट वाली जो सोच है वो ज़्यादा दिखाई देगी। तो उससे क्या होगा, सिविल सेवा के प्रति अधिकारियों का आकर्षण कम हो जाएगा। अब आपके पास इसमें एक बात हम जोड़ सकते हैं, कॉन्क्लूजन में भी जोड़ सकते हैं, और एक इशू ये आएगा सहकारी संघवाद का, कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य ऐसा मतभेद होगा, तो सरदार पटेल ने यह कहा था कि अगर केंद्र और राज्य के मध्य इस इशू को सोल्व करना है, या ऐसे किसी मतभेद वाले मामले को आपके पास सोल्व करना है, तो फिर सहकारी संघवाद के रूप में काम करना होगा। केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार, दोनों प्रशासनिक व्यवस्थाएं ये देश के आगे ले जाने के लिए हैं, दोनों कानूनों का निर्माण करते हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में वरीयता दोनों को है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि हैं और कानून संविधान से इन्हें शक्ति मिलती है। और वहीं अधिकारी जो है, अधिकारी वर्ग, भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसका इस्पाती ढांचा है, एक उस उसका आपके पास एक पिलर है। अगर अधिकारी वो मन से नहीं जाता है डेपुटेशन पर, जबरदस्ती बुलाया जाता है, तो उससे उनके काम पर जो उनके वर्क है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इससे ये वर्ग जो है, अधिकारी वर्ग जो है, उसके मन में देश के प्रति काम करने की और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो महत्वाकांक्षा होती है, जो एक डेडिकेशन होता है, वो कम हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें, केंद्र या राज्य के मध्य मतभेद और प्रशासनिक अधिकारियों की आपके पास एक प्रकार से उदासीनता, अगर वो उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें भेजा जाता है, तो दोनों ही स्थिति में देश का नुकसान होगा, और इससे देश जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको आज ये बहुत ही संक्षेप में आपको बताया कि ये जो बिल आ रहा है, आईएएस कैडर रूल अमेंडमेंट बिल 2021, उससे क्या आपके पास निकल कर आएगा और उससे क्या नुकसान होगा, और क्या क्या उसमें प्रोविजन है और पहले क्या प्रोविजन है। तो ये आई होप आपके समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज करंट के इशू और भी जो परंपरागत सब्जेक्ट है उनके इशू मैं टॉपिक वाइज और एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लाता रहूं, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो कहते हैं सपोर्ट कीजिए आप, क्योंकि मैं अगर अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य आईएएस पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 मिनट का मुश्किल सा काम है, 1 सेकेंड का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।